बाजार को एक बूस्टर डोज होती है ना सर, शायद उसकी जरूरत पड़ रही है, बिकॉज कुछ भी नहीं हो रहा है ग्लोबली। कल ऑफकोर्स बाजार तो सुस्त थे, बट उसकी बात मैं करूंगा, उससे पहले जहां पर चुस्ती थी पहले वो टच कर लेते हैं, वो है कमोडिटी बाजार। करेक्ट। जो शॉर्ट थे उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया दिन रहा सर। कच्चा तेल और मतलब $82 तक चला गया, जो WTI है $75 तक चला गया। ये ड्रीम लेवल्स कहां से आ गए कल सर? दीप, कल कुछ ऐसी खबरें चली कि ओपेक अपना प्रोडक्शन 5 लाख बैरल प्रतिदिन से फिर से घटा सकता है, और इन खबरों के दम में कच्चे तेल ने बहुत जोरदार गुथाया। बढ़ा सकता है, माफ कीजिए, घटाने से बढ़ा सकता है, प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। जाहिर सी बात है, प्रोडक्शन बढ़ाने से सप्लाई बढ़ेगी और सप्लाई बढ़ने से दाम घटेंगे, राइट। और वो भी तब जबकि डिमांड है नहीं, तो एकदम झटका सा लगा। और वैसे भी है ना, कच्चा तेल बिल्कुल उस बॉर्डर पे था, 87-88 लेवल पे, जहां से पिछली बार आपने रिकवरी $98 तक की देखी थी, करेक्ट। तो या तो वापस ये अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, या नीचे गिरने के लिए कोई कारण चाहिए। अब वो कारण कल मिला उस खबर से, जिसमें लगा कि 5 लाख बैरल प्रतिदिन का प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। तो पहली चीज तो सबसे बड़ी चिंता लोगों की कि भाई चीन में फिर से लॉकडाउन के संकेत आ रहे हैं, थोड़े वो हो रहे हैं। दूसरा, ये ग्लोबली रिसेशन का खतरा है, डिमांड है नहीं, ऊपर से ओपेक को प्रोडक्शन बढ़ाना क्यों है? बस ये खबरें आती, जोर से कच्चा तेल गिरा। WTI क्रूड तो $75 तक पहुंच गया, ब्रेंट क्रूड $82 तक पहुंच गया, ठीक है। और लोगों को लगा कि ये तो गया। अच्छा, बाद में हुआ ये कि ये खबरें आई सऊदी अरब की तरफ से कि नहीं, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, हम ऐसा कुछ करने वाले हैं नहीं, तो वापस उतनी की उतनी रिकवरी आ गई। बल्कि आई थिंक सऊदी तो ये भी कह रहे हैं कि अगर काटना पड़ा तो हम काट भी लेंगे। अगर सोचना पड़ा उसको, मतलब वो कच्चे तेल को नीचे जाने देना नहीं चाहते, और इसलिए सऊदी ने तो साफ साफ कहा कि नहीं, ऐसा हम कुछ करने वाले हैं नहीं, और जरूरत पड़ने पर प्रोडक्शन कट करेंगे ताकि दाम को होल्ड कर पाए। और यही वजह 87 का $88 के आसपास कच्चा तेल आ गया। तो अगर जिन लोगों ने रात को ये तस्वीर नहीं देखी, उन्होंने वो एक्शन मिस कर दिया। बाय द वे, एक्शन आपने मिस किया या देखा है? इंग्लैंड वर्सेस ईरान देखा पूरा देखा। मतलब इंग्लैंड फुल फॉर्म में, और जो तीसरा गोल था इंग्लैंड का, तो बहुत ही इनफैक्ट लगभग सारे डोमिनेट किया। स्कोर से पता नहीं चलता, 6-2 वाला स्कोर। अमेरिका वाला मैं पूरा नहीं देख पाया, एक गोल से जब आगे थे अमेरिका, उसके बाद में सो गया, उससे ज्यादा संभव नहीं है। सेनेगल नीदरलैंड भी था फिर तो कौन जीता कौन? वो देखा नहीं मैंने। 1-1 हुआ। चलो, मैं जागते रहता तो शायद अमेरिका जीत जाता, लेकिन हाँ, अब ये भी अब मुश्किल वाला वक्त। बढ़िया मैच आज भी रात को, मेरे ख्याल से जर्मनी वाला मैच एकदम रात को 12:30 बजे, बहुत नाइंसाफी, बहुत ज्यादा। हाँ, कैसे करेंगे, मतलब हमारे टाइम पे मजा आता। मतलब जितना जल्दी वाला हो उतना। वैसे एक अच्छी बात है, दोपहर 12:30 बजे से मैचेस शुरू हो रहे हैं हमारे समय के हिसाब से, यानी कि पहले अर्जेंटीना वाला मैच आज है, सऊदी। लेकिन हाँ, कुछ ज्यादातर अच्छे मैच में देखो लास्ट में, क्योंकि वो इंटरनेशनल टाइमिंग से उनके शाम हो जाती है। तो 12:30 बजे क्या करना चाहिए हमें? 12:30 बजे हमें क्या करना चाहिए? 2020 देखें इंडिया न्यूजीलैंड, या फिर ये नहीं? 12:30 तो 20 मार्केट तो नहीं देखेंगे, मार्केट तो कुछ कराने नहीं वाला है। चलिए, स्प्लिट स्क्रीन करते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारा एक्शन है अलग अलग फील्ड पर, हमारे फील्ड पर ही, बस मार्केट के मैदान पे भी नहीं, यहाँ भी रहेगा, चिंता न करें, कुछ न कुछ तो हो गई। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि जो कुछ हो रहा है ग्लोबली, बाकी संकेत दीप काफी मिले जुले से हैं। कच्चे तेल को छोड़ दे, बाकी बॉन्ड यील्ड स्टेबल है, डॉलर इंडेक्स स्टेबल है। अमेरिका में उठापटक के बीच में शांत क्लोजिंग हुई, कोई खास नुकसान नहीं रहा, थोड़ा सा नेस्डेक गिरा है, वो भी टेस्ला की वजह से, राइट। और चाइना में लॉकडाउन के डर फिर से हैं, नई बात है नहीं, 2 दिन पहले भी थे। सो आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स भी छोटी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। पिछले 4-5 सेशन से आप देखें, अमेरिका मुश्किल से 300, 350, 200 पॉइंट की रेंज में ही दिन भर टाइम पास करता है, और 300 पॉइंट की रेंज अमेरिका के लिए बहुत बड़ी है नहीं। सो आई थिंक, मुझे लगता है दीप, ये तूफान के पहले की खामोशी है कि बड़ा मुंह बनाए अमेरिकी बाजार, उससे पहले इंतजार करे। 2 ही तरीके हैं दीप, बड़ा मुंह बनाने के पहले या तो आप बहुत वोलेटाइल हो जाए और ट्रेंड रिवर्सल के संकेत दे, वो मेरे लिए बड़ा आसान है। मैं हमेशा उस ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करता हूँ कि एक तरफा बाजार बढ़ने या घटने के बाद जब वोलेटाइल होते हैं तो मुझे समझ में आता है कि क्या होने वाला है। लेकिन जब इस तरह का टाइम वाइज करेक्शन देते हैं तो बड़ा मुश्किल मामला होता है कि अगला मूव किस तरफ होगा। क्या ये एक डिस्ट्रीब्यूशन के संकेत हैं अमेरिकी बाजारों में या हमारे बाजारों में, और उसके बाद टॉप बनाकर नीचे चले जाएंगे, या फिर एक तेज दौड़ लगाने के बाद थोड़ा रुककर सांस लेंगे, टाइम वाइज करेक्शन दिखाएंगे, प्राइस वाइज करेक्शन स्टॉक्स में होगा, इंडेक्स में नहीं होगा, और फिर से रफ्तार पकड़ेंगे। इसका जवाब कैसे निकाला जाए, उसका फॉर्मूला
फॉर्मूला तो खैर बाजार में किसी भी चीज का नहीं होता, लेकिन एक वो कहते हैं ना कि पुराने एक्सपीरियंस के लिहाज से ये समझ में आया कि ये संकेत किस तरफ देता है। अभी तक इसका कोई ठोस जवाब मिला नहीं है। मैं 30 साल से ढूंढ रहा हूँ। सो इसलिए मैं वॉलेटिलिटी ज्यादा पसंद करता हूँ बजाय इसके कि सुस्त बाजार हो। सुस्त बाजार के बाद बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन होके गिर जाएगा या आराम करके बढ़ जाएगा, अभी तक मुश्किल है, नहीं समझ में है। आप में से अगर किसी को ऐसा लगता हो, कोई उनका आपका कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, तो हमारे दर्शक बताएं। इट्स ऑलवेज बेटर टू लर्न। अगर आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया हो कि बाजार एक अच्छी तेजी या एक अच्छी मंदी कर लेने के बाद बहुत टाइम पास करे, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, रुक जाए, सुस्त हो जाए, जैसा कि अभी दिख रहा है, तो उसके बाद वो वापस मूव उसी तरह का दिखाता है जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि अभी तेजी का है, या फिर रिवर्सल होके उल्टा जाता है। हाँ। तो जरा आपका अनुभव शेयर करें, लेकिन ऐसे अंदाज से नहीं है, मतलब मुझे कंफ्यूज मत करना, मैं पहले से हूँ, बैकिंग होनी चाहिए उसमें। तो मतलब कुछ वाकई में उसके सॉलिड रीजन के साथ हो तब तो मतलब, क्योंकि कई बार मैंने देखा है इस तरह की चीजों में दीप, कई बार तो ऐसा होता है कि नीचे की तरफ मुंह देता है और कई बार कंसोलिडेट करके वापस ऊपर की तरफ, तो कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मूला या ट्रेंड नहीं दिख रहा कि ये बाजार किस तरफ जाएगा। तो फिर उसका तरीका मेरे पास दूसरा है, जो अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा।